बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल 16 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे और उनकी मुलाजमत के आखिरी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात अहम केसेस के फैसले सामने आने की तवक्को की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। इस केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि मेरी रिटायरमेंट करीब है, रिटायरमेंट से कबल केस का शॉर्ट एंड स्वीट फैसला सुनाएंगे। इस तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त की जल्द समात भी मतवक्को है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया है। 90 रोज़ में इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार ने 14 सितंबर को हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है, जबकि ऑडियो लीक्स, अरशद शरीफ कत्ल केस और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल से मुतल्लिक केस की समात अगले हफ्ते के लिए मुकर्रर नहीं की गई, इसलिए इन केसेस की असर नौ समात का इम्कान है। दूसरी जानिब चीनी माफिया के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन के बाद मुल्क में जारी चीनी बहरान में कुछ कमी तो देखने में आई है, मगर डबल सेंचुरी के बाद इस मीठी चीनी ने कौम के दांत जरूर खट्टे कर दिए हैं। चीनी की कीमत में अचानक इजाफे की एक और वजह पीडीएम हुकूमत में चीनी बरामद करना भी कही जा रही है, जिसको लेकर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बयानबाजी भी जारी है। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि चीनी बरामद करने का मौक़िफ़ आसिफ अली जरदारी का था, मगर फैसला पूरी काबीना ने किया। अहम सवाल यह है कि चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे की वजह बरामद है, स्मगलिंग है या सट्टेबाजी। मुल्क में डॉलर की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन के मुस्बत असरात सामने आने लगे हैं और रुपया मुस्तहकम होता दिखाई दे रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस क्रैकडाउन में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। इन तमाम तर इशूज़ पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे कराची से ज्वाइन कर रही हैं सायरा बानो, सीनियर रहनुमा हैं GDA की। लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ हैं शहजाद सईद चीमा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और स्काइप पे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शुएब शाहीन साहब, लीगल एक्सपर्ट हैं, मेंबर हैं कोर कमेटी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आप सबके बात ज्वाइन करने का। सायरा जी, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। ये जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं, पहले हम देखते थे कि वो गुड टू सी यू था, फिर उसके बाद हाउ इज़ द चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अटॉर्नी जनरल को कहा, और अब जो वो कह रहे हैं कि शॉर्ट एंड स्वीट फैसला करूंगा क्योंकि रिटायरमेंट उनकी नेक्स्ट वीक के अंदर है। ये इन रिमार्क्स का बड़ा तकलीफ पहुंचती है पॉलिटिकल पार्टीज को, क्यों ऐसा, क्या वजह है आपको नजर आती सारी सूरत हाल की? अस्सलाम वालेकुम। क्या बताना है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इन अल्फाज से तकलीफ क्यों पहुंचती है? जी जी, ऐसे तो वो उन्होंने बिलावल साहब को भी कहा था कि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। घर बैठे भी यहाँ पर वो कहते हैं ना कि अदालतों से आने का वो इस्तिस्ना हासिल हो जाता है, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बड़े बड़े लोगों को रिलीफ मिल जाता है। तो फिर ये सियासी पार्टीज इतना परेशान क्यों हो रहे हैं ऐसे रिमार्क्स पे? बाकी चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स हैं, तो भाई आप फैसला महफूज ना कीजिए ना, क्योंकि उसकी वजह से हम 25 करोड़ आवाम महफूज नहीं है। इन्हीं महफूज फैसलों की वजह से हम गैर महफूज हो गए हैं। तो जो फैसला है कि वो क्या कहते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, आप जल्दी से फैसला सुना दीजिए। और वो आपने, मैंने लिखा भी था, आपने जो बोल रहे थे कि शॉर्ट एंड स्वीट, अब मुझे नहीं पता कि छोटा फैसला तो होगा, वो स्वीट किसी के लिए होगा या नहीं होगा। आया कोई शिक उड़ाई जाएगी या पूरा का पूरा ऑर्डिनेंस उड़ाया जाएगा? बस देखते हैं क्या। मैं इस आने तो दीजिए कि वो महफूज फैसला महफूज ही है या वो कहीं रखा हुआ है और उसमें रद्दो-बदल हो जाए, ये भी नहीं पता। तो जब फैसला आ जाएगा तो देख लेते। लेकिन सायरा जी, आपको लगता है कि ये जो फैसला आएगा इसके कोई बड़े असरात होंगे पूरे इस सिस्टम पर, सियासत पर? क्योंकि ये जो शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर जिसकी बात की है और एक महफूज फैसला है, महफूज तो वो फैसला है, ये तो हमें अब यकीन हो चुका है, लेकिन इसका इम्पैक्ट सियासत पे कैसे देखती हैं आप? देखिए, अगर वो ये नया बॉडी में अगर कुछ शेक कोड़ी तो फिर देखेंगे उसमें कौन उसमें आता है। अगर पूरा का पूरा नया ऑर्डिनेंस का वो हो गया तो देखिए किसी का आना भी तो इसी फैसले से मशरूत है ना।
वो तभी तो इंतजार कर रहे हैं कि ये तारीख जाए, चीफ जस्टिस साहब जाएं और फिर देखें आगे क्या होता है। तो काफी सारी चीजें इसके ऊपर दारोमदार होता है, क्योंकि हमारी तो बहुत सारी सियासी जमातों का रवैया ये है ना कि हम नहीं तो तुम भी नहीं, ना खेलेंगे ना खेलेंगे देंगे, ठीक। तो नहीं वो आए तो फिर उस सियासी सूरत मंजरनामा ही तब्दील होगा और फिर उसके बाद वो कहेंगे कि फिर हम नहीं तो कोई भी नहीं। ठीक, ऐसे कुछ दिख रहा है, आप देखिए क्या फैसला करते हैं। ठीक। चीमा साहब, ये काफ़ी बड़े बड़े लोगों के नाम है इस पूरे ये जो नैब का और ये सारा है, तो क्या फैसला एक्सपेक्ट कर रही है और क्यों ये चीफ जस्टिस रिमार्क्स देते हैं? जिस तरह वो भी कह रही हैं, बिलावल को उन्होंने कहा कि आप हंसते अच्छे लगते हैं, इज़ अ स्मार्ट बॉय, मतलब खुश शक्ल बिलावल है। मतलब अगर वो ये रिमार्क्स कहीं और दे देते हैं तो फिर क्यों आप लोग क्यों गुस्सा कर जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, गुजारिश ये है कि रिमार्क्स चलें, अदलिया का एक अपना इनफैक्ट एक डेकोरम होता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जब आप उस पोडियम पे बैठे हुए होते हैं, पाकिस्तान का हाईएस्ट लीगल ऑफिस है, ठीक, तो वहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों पे इज्तनाब होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करना भी किसी हद तक मुनासिब है। ठीक। आपको इख्तलाफ नहीं है इस चीज़ पे? नहीं, मुझे इससे कोई इख्तलाफ नहीं है। अच्छा, ये काफ़ी बड़े लेकिन ये गुड टू सी यू वाली फ्रेज कौन सी है, नेशनली इतनी ज़्यादा वो हो गई है कि अब अगर आप जनरली भी किसी से बात करें तो वो थोड़ा सा वो हो जाता है, डिफेंसिव हो जाता है, मतलब मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? क्यों ना, पता नहीं क्यों और लगे। अच्छा, काफ़ी बड़े लोगों के नाम है इस केस में और उनके जिनको इससे पार्डन दिया जा रहा है, उस पर आपका क्या ख्याल है? सर देखिए, आपने फैसलों की, स्वीट की, शॉर्ट की, इन सारी चीज़ों की बात है। फैसले 100% मुंसलिक होने चाहिए कि वो लीगल फ्रेमवर्क में हो, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट के अंदर रह के तो किए जाए। किसी को पसंद आते हैं, किसी को नहीं आते हैं। ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का लफ्ज़ मेरा ख्याल अब सिर्फ पूरी दुनिया में पाकिस्तान में ही रह गया, अदरवाइज तो हर जगह पे लीगल एलिमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स हैं, और उनके मुताबिक चलती है तो दुनिया तरक्की कर रही है। तो इन चीज़ों से इज्तनाब करके, सर 300 बंदे हैं, 700 बंदे हैं, जितनी मर्जी लंबी लिस्ट है, अगर कानून साजी, पार्लिमान के इख्तियार, और अगर वो हुई, मैं तो कहता हूँ अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि जी नैब होनी नहीं चाहिए। नैब होनी नहीं चाहिए? नैब होनी नहीं चाहिए। नैब इसलिए नहीं होनी चाहिए कि सर नैब का मसल आपने पसंद के लिए रख लिया गया, ठीक है, पॉलिटिकल इस्तेमाल उसका, विक्टिमाइजेशन, ठीक है ना। आज के दिन तक नैब के कितने को फैसलों पे हुए, सरकारी मशीनरी में से नैब 14वें ग्रेड से ऊपर जा नहीं सकती, ठीक, कुछ अनटचेबल इंस्टीट्यूशंस को नैब देख नहीं सकती, ठीक, एक बच गया सियासतदान और इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर, उन्होंने भी अपने आप को उससे वो कर लिया, उन्होंने कहा अगर साढ़े नाल काम करना है तो काइंडली एनू पीछे रखो, ठीक है। बच गया सर सियासतदान, और सियासतदान में भी विक्टिमाइजेशन हमने भुगती नैब, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भुगती, 11-11 साल जेल काटी, लैक ऑफ एविडेंस, नो प्रूफ्स, एंड आफ्टर 11 years ऑफ लॉन्गेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इम्प्रिजनमेंट हम एक्विट हुए। तो ये इसको देखें, ये अगर आपने पाकिस्तान को खुशहाली के मामलात की तरफ लेके जाना है, ठीक है, जहाँ पे लोग काम, आज हमारी इकॉनमी कहाँ चली गई है, ठीक है, और अगर पाकिस्तान में आपको ये रेल पेल और ये होटल्स में रौनक, शॉपिंग मॉल्स में और हर जगह पे जो गाड़ियाँ फरावानी सब दिख रही है, ब्लैक मनी है, अब आप उसको या तो वाइट में कन्वर्ट करा लें, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए विक्टिमाइजेशन के लिए अगर आपने FIA के होते हुए नैब की क्या जरूरत है सर? आप FIA की कैपेसिटी बढ़ा दें। ओके, फिर ना सारा जी, ये पॉइंट कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मेरा इस पे थोड़ा सा एक बेसिक इख्तलाफ है। इख्तलाफ ये है कि नैब बनाई, नैब का जो ऑब्जेक्टिव था, जो पर्पस था, वो कुछ और था, और उसके बाद नैब को की पावर्स को, एक इंस्टीट्यूशन की पावर को अब्यूज करना शुरू किया विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो भी हुकूमत आती थी। अब की जो सूरत हाल है, क्योंकि आप चीजों को डॉक्यूमेंट नहीं करते, आपकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है, सो हर जगह पर आपको लूप होल्स भी नजर आते हैं, और उसमें नैब का किरदार, नैब की पकड़ धकड़ और जो केसेस, ये सारा कुछ उसी में आ जाता है। सिर्फ सियासतदान अंदर रह गए हैं, बाकी सारे बाहर आ गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मैं ये बात से बिल्कुल वो एग्री करती हूँ कि नैब तो होनी नहीं चाहिए, और इसको तो रखा भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। और जैसे आपने कहा कि वो कोई भी हुकूमत हो, तो आपने वो देख भी लिया, पिछले दौर में भी देखा कि उस नैब को
इस्तेमाल और फिर कौन कौन सी बातें हुई। और यहाँ पर तो वही कहते हैं ना कि हमारे पास तो ऑडियो वीडियो ही इतनी है कि उसी से हम अपना काम चला लेते हैं, बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए। तो सही है, इसमें वो गर्दन भी सियासतदान, मतलब नाम बदनाम होते हैं, आज तक किसी पे कुछ साबित तो हो नहीं सका। वो सिर्फ यही बात है कि जो गवर्नमेंट आती है अपने उसको मुखालिफ को वो करने के लिए कर देती है। और बेसिकली हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को, एक बहुत अच्छा लफ्ज किसी ने कहा था कि ये कैसीनो इकोनॉमी बना दिया। हम लोग आसान रास्ते ढूंढते हैं कि पैसे किसी तरीके से डबल हो जाएं। बिल्कुल। और वो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वाफिर सहूलियात मौजूद हैं। आप यहाँ पर किसी प्लॉट की फाइल पकड़ें और 6 माह में आप उससे डबल बेचें। आज मैं ट्विटर पर देख रही थी, वो पेशावर DHA का देखा था कि वो वहां पर, मैंने कहा शायद कोई इमदाद बैठ रही है, तो वो देखा कि वो बहरिया की फाइल्स बिक रही थी। तो कराची में भी यही हुआ था, 1.5 लाख रुपए की फाइल थी, उस पर लोगों ने 15-15, 20-20 लाख रुपए 1.5 पे कमाए। तो बेसिकली हम लोग सहल पसंद कौम है, हम कहते हैं कि बस घर बैठे पैसा डबल हो जाए। और यही है, जैसे अगर हम अपनी ज़राअत को देख लें कि ज़राअत खत्म हो गई और हाउसिंग स्कीम शुरू हो गई। और इनकी दूसरी बात भी कि जो शॉपिंग मॉल्स भरे हैं और जो V8 और उसके साथ उनका प्रोटोकॉल डाले, मतलब अपना पर्सनल भी। और यहाँ पर अगर आप देख लें कराची में तो जो अपार्टमेंट है वो 11 और 12 करोड़ से शुरू होता है और अब तो मेरे ख्याल में 80-80 करोड़ तक चला गया। तो क्या कोई पूछने वाला है कि ये 12 करोड़ का एक आम से अपार्टमेंट लेने के लिए उस बंदे की ये, या क्या उसके पास रजिस्टर्ड इकॉनमी थी? अब बड़े बड़े लोगों को तो पकड़ते हैं, लेकिन वही बात है, तनख्वाह पे जिनकी पेज है काफी सारी, मतलब मुझे नहीं पता आवाम इसको कैसे मुझे वो करेगी। जैसे कराची में एक पान 50 रुपए का हो गया, तो आप हिसाब लगा लीजिए अगर दिन में वो 500 पान बेचता है, क्योंकि कराची में तो पान खाया जाता है, तो आप उसकी आमदन का पूरे महीने का हिसाब लगा लें। बट वो नॉन फाइलर है और टैक्स की उसको छूट है। एक तो पता नहीं हमने फाइलर और नॉन फाइलर की टर्म क्यों निकाली हुई है। तो बस ये सब चीजें दुरुस्त करनी पड़ेंगी और बस इसी से है। बाकी लैब में जो पकड़े गए इतने सारे केसेस, मैं तो बैठ के अब थोड़े नाम भूल गई हूँ कि आप करिए 50 करोड़ की करप्शन और उसमें से आप दे दीजिए 6-7 करोड़ प्ली बार्गेन। हाँ। और आप एंजॉय कीजिए अपनी, नहीं तो हमारी कोई अवाम दोस्ती अशराफिया दोस्त हुकूमत आ गई तो वो कोई एमनेस्टी स्कीम लेकर आ जाएगी जिसमें आप अपने ब्लैक मनी को धो लीजिए और आप अशराफिया में शामिल हो जाइए। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन चीमा साहब, ये जो अभी सारा बानो एक बात कह रही हैं, कैसीनो इकोनॉमी, सट्टे की इकोनॉमी, डू यू एग्री ऑन दैट? पाकिस्तान के अंदर क्या वाकई, क्योंकि अगर आप टैक्स भी देखें, जितनी रेशो टैक्स देती है मेजॉरिटी उसके अंदर से सैलरीड क्लास एंड ऑल दैट, सो हम वाकई इस टैंजेंट पर हैं, इसीलिए एक इंसेन पैसा है जिसको हम डॉक्यूमेंट करने से गुरेजा हैं और हर दफ़ा चाहे नैब हो पकड़ लें उसमें प्ली बार्गेन हो जाता है, कोई एमनेस्टी आ जाती है। हम अभी तक उस प्रोसेस को ठीक नहीं कर सके। सर कैसीनो पे तो मैं क्या बात करूंगा। अच्छा, लेकिन सिट्टेबाजी, सिट्टे कोई भी, मैं तो कहूँगा कि कोई भी मईशत खौफ के साए तले नहीं पनप सकती। कोई मईशत के सपोर्टिंग इंडिकेटर्स, मतलब यहाँ पे इशू ये है कि 8 बजे एक चीज़ है, 11 बजे आप किसी भी चीज़ का रेट लेने के लिए जाएं, ठीक वो कहेगा जी आज रात का रेट है, सुबह मैंने नहीं पता, इस वक्त दा, ठीक है। तो सर जब इतनी अनसर्टेनिटी आपने एक फियर कॉज हुआ है डॉलर का, बाकी यार चीज़ों का, सरकार की पॉलिसीज़ का, आप कहते हैं आपने इन्वेस्टर लेकर आना है, ठीक है। इन्वेस्टर इस माहौल में, कंड्यूसिव माहौल में आएगा ना इन्वेस्टर, ठीक, जहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा है, हर चीज़ अमन शांति के साथ चल रही है, पॉलिसी आज जो बनेगी सस्टेनेबल पॉलिसी होगी, डूएबल पॉलिसी होगी। इन्वेस्टर को आप सेफ रखें, इन्वेस्टर फियर में, कंज्यूमर फेयर में, जनरल पब्लिक फेयर में, सैलरीड क्लास फेयर में, फार्मर फेयर में, ओवरऑल आपका एक खौफजदा एनवायरनमेंट है। इसमें आप क्या करेंगे सर? तो इसलिए इन सारी चीज़ों के लिए मेरा ख्याल है कि बैठना पड़ेगा, बैठना चाहिए। बैठ के कोई एक, सर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात, उन्होंने कहा था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लो, और तो कुछ होना नहीं, आई कर लो सर, ये बड़ा बड़ा काम है। आई एग्री विद दैट, ठीक है ना सर। हाँ। सारी चीजें अब पूरी दुनिया इससे मुंसलिक होगी है। एक हाउस होल्ड, एक चूल्हे से लेके आपकी नेशनल, आपकी इंटरनेशनल, आपकी रीजनल,
आपकी कॉन्टिनेंटल सारी की सारी इससे मुंसलिक है। तो जब तक आप बैठ के कंसेंसस के साथ अपना चार्टर नहीं करते, और उस चार्टर में जब सारे बैठ जाएंगे, इदारे भी बैठे हैं, हमारे ही इदारे हैं और बड़े अहम इदारे हैं, ठीक है, बैठ के साथ उसको कोई 10, 15, 20 साल के लिए कोई चीज़ें एक सस्टेनेबल, डूएबल एक शक्ल बना ले कि जो डॉक्यूमेंटेड हो, और फिर जिससे सारों को क्लैरिटी हो कि होना की। ठीक, हाँ ठीक। अच्छा, लेकिन सारा जी, ये जो अभी बात हो रही है, सियासतदान, वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सियासतदान किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठे बैठने को तैयार नहीं। एक वो मिसाके जमहूरियत हुआ था नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, अब वो कल भी मैं बात कर रहा था, परसों भी हम यही बात कर रहे थे कि किस चीज के ऊपर कंसेंसस डेवलप हो सकता है। आज जरदारी साहब कह रहे हैं इलेक्शन होते रहेंगे, सियासत होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले इकोनॉमी को ठीक करने की जरूरत है। कल वापस आए हैं वो दुबई से, तो आज उनका ये बयान आ रहा था। आप क्या समझती हैं, इस पूरी सूरत हाल को कैसे मैनेज किया जा सकता है? कैसे मैनेज किया जाए? हमारे सियासतदान भी तो देखिए इस नहज तक लेकर आए हैं, कोई और तो नहीं लेकर आए हैं, यही लोग लेकर आए हैं। और ये डबल गेम क्यों खेली जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। कि एक भाई, एक पार्टी को आप देख लें कि एक भाई वो जो कहते हैं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट। कल आपने देखा बिलावल साहब ने जो स्टेटमेंट देखी और उसके बाद जरदारी साहब ने जो स्टेटमेंट देखी, आप देख लीजिए, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए कोई खेल चल रहा है। हाँ। कि घर में एक बंदा उनके मुखालिफ होगा और एक बंदा उनके हक में बात करेगा। और ये बयानिया वही बात है कि ये पुराना चूरन है, अब नई पैकिंग में कितना उसको नई पैकिंग लाकर हमें बेचेंगे, हम नहीं खा सकते, हमारे मैदे खराब हो चुके हैं, अब नहीं हजम होगा ये सारा कुछ। और सॉरी, आपका सवाल का दूसरा पार्ट क्या था? मैं दूसरा ये कह रहा हूँ कि किसी चीज के ऊपर कंसेंसस अब डेवलप होगा। अगर इकोनॉमी की बात करें, आपको लगता है वो हो सकता? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब ये कह रहे हैं कि चार्टर, ये इकोनॉमी उस पर बैठ जाए, ये बैठ जाए, वो हिस्सों में बैठ सकते हैं कि तूने कितना कमाना है या मैंने कितना कमाना है। अगर आप कहीं इसमें कहीं अवाम ढूंढ रहे हैं कि हमने बैठ के अवाम के लिए सोचने, वो तो फिर बस मैंने तो ना देखा, और ना मैंने इन 5 साल में हुकूमत में भी बैठ के देखा, अपोजिशन में भी बैठ के देखा, और बहुत से लोगों की बातें बहुत कहते हैं कि सामने बैठ के भी सुनी। मुझे तो ऐसा उसमें कोई भी अवाम का हमदर्द नजर नहीं आया कि जिसने सही मानों में कोई मुल्क कौम की कोई चीज रख के सोची हुई हो। हर कोई या तो अपनी सियासत चमका रहा होता था या फैमिली प्लानिंग कर रहा होता था, वो बहबूद आबादी वाली नहीं, अपनी फैमिली प्लानिंग। और आगे आने वाले मुस्तकबिल में क्या करना है, हमारी पार्टी कहाँ खड़ी होगी। लोग तो वहां पर भी कहते रहे कि आगे हमारे लिए मुश्किलात ना हो। हाँ। यानी कि मतलब हमने फिर इन 2 लोगों को देखना है जो उनके लिए मुश्किलात ना हो। तो ये सब कहने की बातें और बैठना चाहिए, लेकिन आई एम सॉरी, वो आज के सबके हालात अगर हम देखें तो वही बात है हमारी। तो कौन है ना, हम बचपन से स्कूल में भी मौला बख्श से डरते थे। हाँ। तो वो कहते ना, केड़ा पीर तो सब तो वड्डा डंडा पीर। हाँ। फिर बिठा लो और फिर इन सबसे मतलब करवा के, क्योंकि अब ये नहीं हो सकता कि इन 2500 लोगों के पीछे 25 करोड़ आवाम की जिंदगी जहन्नुम नहीं बनाई जा सकती। अब बस हो गई है। अब मेरे ख्याल में इनकी तो बस हुई नहीं हुई, आवाम की बस हो चुकी है। अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, ये बंद गली है। अब ये यहाँ से इनको रास्ते बनाने होंगे, और ये नहीं हो सकता कि वापस इनको अगले 5 साल हम इनकी फिर यही वाली गुफ्तगू सुने और फिर आप यही प्रोग्राम कर रहे हो और हम इसी चीज को पीट रहे हो। चीमा साहब, नहीं, यकीन नहीं है अब आप पे। सायरा बानो ने तो बता दिए, यकीन ही नहीं है अब आप लोगों के ऊपर। आप लोगों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो बेचारी 5 साल पहले आई है। वो कह रही है 5 साल में मैंने देख लिया, आई एम डन विद इट, क्लियर आउट, मैं आई एम नो विद यू। आप लोगों के लिए अब जवाब है उनकी तरफ से, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब फ्रेंचाइज खुलती है ना, तो ऐसी ही गुफ्तगू सुनने को मिलती है। ओके, ठीक है। जीडीए को आप फ्रेंचाइज कह रहे हैं? नहीं, मैं तो जल्द बात कर रहा हूँ। ओके, उसमें जीडीए भी हो सकता है, उसमें कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके जवाब मैं सारा जी लेता हूँ आपसे, आप फिक्र ना करें, ऐसे थोड़ी हमने चीमा साहब को जाने दे रहे हैं। जी जी। तो इसलिए एक तो ये सियासतदान ने ऐसे कर दिया, सारा मलबा सियासतदान पर आ गया। तो ये फ्रेंचाइज्ड स्टेटमेंट है। और सर, सारा पाकिस्तान, आप तारीख उठा के देख लीजिए, किताब पढ़ने का ही सब बड़ी अहम चीज़ जिंदगी में जी। और जिसने किताब नहीं पढ़ी उसके लिए चीज़ को समझना
और आगे देखना, इसकी सलाहियत में इजाफा बड़ा मुश्किल से मुमकिन है। तो आप तारीख उठा के देखिए, आपको हर दौर, हर अदवार, हर एक्सपेरिमेंट, हर प्रोजेक्ट सारा का सारा दिखेगा। और अनफॉर्चुनेटली कोई भी चीज़ सस्टेनेबल नहीं रही। किसी भी चीज़ ने इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की कारकर्दगी को, इस मुल्क की जमहूरियत को तसलसल और मजबूती नहीं दी। ठीक हो गया। बाकी रह गया सर कि उन्होंने बात की, वो चूरन चटनी टाइप की कोई बात की थी, एतबार की भी बात हो रही है, वो चूरन, आप एतबार भी चूरन चटनी, फेमिनिन सा कोई चूरन चटनी की बात हुई थी। तो उसमें सर मेरा बड़ा हम्बल सबमिशन ये है कि ये देखें कितना बड़ा शाखसाना है एक मजबूत सियासी जमात का, कि चेयरमैन का एक स्टांस है और को चेयरमैन का अपना स्टांस है। ये क्यों था वैसे? बिलावल कल 60 दिनों का कह रहे हैं, जरदारी साहब आज कह रहे हैं कि जब तक हल्का बंदियां नई हल्का बंदियों के बाद होगा। क्यों, मतलब इतना फर्क एकदम कैसे आ गया? नहीं सर, इतना फर्क एकदम, कायरा साहब तो इंतहा ही होगी ना। कायरा साहब से मैंने पूछा, कायरा साहब कहते मुझे पता ही नहीं है। कायरा साहब ने मुझे प्रोग्राम में कह दिया मुझे पता ही नहीं जी, पता नहीं तुम केड़ी गल कर रहे हो। मैं चुप कर गया। सर आप 60, 90, 120 से निकल जाते हैं 2 मिनट के लिए। हाँ बिल्कुल, 2 मिनट के लिए निकल जाते हैं। आर्टिकल 224 को, ठीक है, आई एम एन एडवोकेट एज वेल, ठीक, आर्टिकल 224 की रोशनी में आपकी सुप्रीम कोर्ट बाहर निकल रही है, तो क्यों? वो सर सुप्रीम कोर्ट बार है, पाकिस्तान बार है, ठीक है। वो मुझसे बहुत ज्यादा एक कॉमन आय वाले से, अप्रोच वाले से बहुत ज्यादा इन चीजों का समझते हैं ना। अगर वो निकल रही है तो इसका मतलब ये है कि 224 जौन सा है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ट्रेस पास नहीं कर सकता इन एनी केस सिनेरियो। इसके अलावा सर कुछ? ठीक, लेकिन एक सेकंड सायरा जी, ये जो भी बात हो रही है, एक तो आई रियली वांट कि आप इसका रिस्पॉन्ड करें। दूसरी एक जो मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और पूरे मुल्क के लिए है, अभी बिजनेस कम्युनिटी, कल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये लोग थे हमारे साथ प्रोग्राम्स में, और उनकी जो ट्रस्ट लेवल था ना, उन्होंने कहा जी हमारा ट्रस्ट लेवल, ये जो चीज़ उन्होंने चीफ को बताई है कि जी हमारा ट्रस्ट लेवल सियासतदानों पे नहीं है। आई एम सॉरी, आप दोनों सियासतदान हैं, वो कहते हैं जी सियासतदानों पे हमारा ट्रस्ट लेवल नहीं है, आप जो कर रहे हैं उनके साथ हम फिर खड़े हो जाएंगे और इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी, सियासतदानों के ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं है। अब ये बिजनेस कम्युनिटी कह रही है, लेमैन का तो जो व्यू है वो तो इलेक्शंस में पता चलेगा, लेकिन आपका सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है फ्रॉम द इकोनॉमी साइड, बिजनेस कम्युनिटी, वो ये कह रही है। हाँ जी, पहले तो मैं वो उन्होंने बड़ा मजे के लफ्ज इंट्रोड्यूस करवाया, फ्रेंचाइज। जी जी, फ्रेंचाइज हंस भी रही हूँ। और चले हम तो लोकली फ्रेंचाइज है, माशाल्लाह ये पार्टीज तो इंटरनेशनली फ्रेंचाइज है। पता नहीं किस किस की फ्रेंचाइज वो कहते हैं ना पार्ट है इनके अंदर जी। फ्रेंचाइज भी नहीं, मतलब अगर जैसे फ्रेंचाइज अगर हम वो ले लें खाने पीने की ले लें, तो ये तो दोनों पार्टीज अल्हम्दुलिल्लाह फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट में बहुत सारी फ्रेंच फ्राइज है और फ्रेंचाइज चीजें हैं वहां पर जी। तो मैंने कहा मुझे फ्रेंचाइज बोला तो हम आपको फूड कोर्ट कहेंगे। फूड कोर्ट, ठीक हो। तो बाकी देखिए, जिस वक्त हमारी एक मुंतखब हुकूमत जो अभी 16 महीने इक़्तिदार में थी, जिन्होंने कहा कि हमारे ये जो IMF के कर्जे थे इसमें हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वजह से कर्जे मिले, दोस्त ममालिक ने दिए वरना हमें ना मिलते, वो क्रेडिट देख के गए हैं ना, तो ग्रीन इनिशिएटिव का क्रेडिट भी देकर गए हैं। फिर एक अभी जो आज मीटिंग हुई है, सॉरी मैं नाम स्किप हो जाते हैं, जो आज कॉन्फ्रेंस भी की है हमारे निगरान ने, तो ये क्या था, FCIY ऐसे करके है ना, फाइनेंशियल कुछ करके है, तो वो भी बना कर गए ना, पिछले 16 महीने में बनी है बाकायदा, मतलब किसका एक ऑफिस है। और इवन हम तो 12 को पुल का क्रेडिट में भी हम अपनी पाक अफवाज को शामिल करते हैं कि ये इनकी कोशिशों काविशों से हुआ। तो जाहिर है ये बयानात सिर्फ आपके या मेरे कान में तो नहीं कहे गए ना, ये तो टीवी में कहे गए, तो जाहिर है जो लोग सुनेंगे या देखेंगे तो वो यही होगा कि, और होता यही है जो दोस्त ममालिक की कर्जे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो पार्टीज आती हैं, इनका आपस दस्तों गरेबा होते हैं, तो भरोसा नहीं होता। जो मैंने इन कमेटी की मीटिंग्स में और जो वहां पर उन 5 साल में वो देखा, बाकी बिजनेस कम्युनिटी ने कहा, अब मैं समझी शायद इंटरनेशनली, बाकी बिजनेस कम्युनिटी का मुझे नहीं पता, इसलिए कि ये बाजवा साहब से भी मिले थे, फैज साहब से भी मिले थे, और यही लोग मिलते हैं। हम जो अवाम है, कभी हम हमारे साथ भी कोई बैठ जाए, कोई हमारे दुखड़े भी सुन ले, क्योंकि मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि हमारी जितनी बिजनेस कम्युनिटी बैठी थी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे टैक्स पेयर हैं, सब टैक्स देते हैं,
क्योंकि ये तो सब हमारा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जो है, ये तो मुल्क की वो जो कहते हैं ना ऐसी की तैसी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ने की है। आप उसमें स्टॉक एक्सचेंज ले लें, आप उसमें रियल एस्टेट ले लें। कैसीनो इकॉनमी का ये मतलब था कि मैं घर बैठी हूँ, अगर मेरे पास 2 करोड़ पड़े हुए तो मैं बजाय कि कुछ स्मॉल इंडस्ट्री या कोई बिजनेस सोचूं, मैं कुछ छोड़ू, मैं 4 फाइल्स ले लूंगी। मैं बिल्कुल सही, ठीक कह रही है, सही ले लूंगी कि चले ठीक है 6 माह बाद मुझे मिल जाएंगे। अब आप उसमें रियल एस्टेट ले लो, रियल एस्टेट में जो भी वहां पर होता है, जिसको भी देख लो, मैं तो ऐसे ऐसे लोग देखे रियल एस्टेट में लगाया 5,000 के भी शेयर पकड़ के और उसका भी वेट कर रहे होते। रियल एस्टेट हो गया, हमारा ऑटोमोबाइल हो गया। ऑटोमोबाइल जो जितने भी सनतकार ये सारे बैठे हुए थे, कोई 3 डब्बा गाड़ियों की कीमत कहां से कहां पहुंचा दी। भाई आप लोकली वो कर रहे हो, उसमें ऐसी कौन सी चीज आपने लगा दी जो आप 1 करोड़ तक ले गए और आप ऑल्टो आप 40 लाख रुपए तक लेके चले गए डॉलर। कोई ऐसा भी वहां पर जिस वक्त कीमतें बढ़ी थी ऐसी भी कोई तबाही नहीं मचाई। बिल्कुल ठीक कह रही। और जो गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट हुई थी, आप उसमें ये स्पोर्टेज ले लें, ये कौन सी है किया जी, किया ले ले, वो जो लोग ख्वार हुए थे उसको लेने के लिए कि जी उसमें चिप नहीं आ रही और एमजी का जी था, जी जी नहीं ये किया में भी प्रॉब्लम आई थी। अच्छा। आप एमजी ले ले। एमजी का मेरा क्वेश्चन ऑन द फ्लोर पूछा था और आखिरी दिन तक वो कमेटी में वो अफरीदी साहब हाजिर नहीं हुए थे। उन्होंने, मैं पूछती रह गई कि मुझे एक ईंट दिखा दें कि जो आप लोगों ने कहा था कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, तो चल मुझे कोई प्लॉट ही दिखा दे, खाली कोई ईंट ही दिखा दे। वो सारा पैसा वहां से जाके कुछ लाखों की गाड़ियां लेके यहाँ पर 70-70 लाख का चूना लगा गए। ये सारे सनतकार यही है ना हमारे करता धरता। ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, स्टॉक एक्सचेंज, पेपर का वो हो गया। पेपर में भी जिस वक्त वो हुआ था, मैं जब गवर्नमेंट में थी, वो उसमें भी अच्छा खासा वो लेके चले गए। जिस वक्त आप रजाक दाऊद साहब, बहुत अब्दुल रजाक दाऊद साहब जैसे, मतलब आप बाहर से लोग आएंगे और आपको ये भी नहीं पता होगा कि जो उनकी बजट का पेज नंबर 7 का ई का SRO है, उसमें 1 पॉइंट इधर से उधर करने से सनतकारों को कितना फायदा हो गया। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, जिस वक्त जैसे ये यहाँ पर था दुबई में एक है कि वहां से सब जापान से पुरानी गाड़ियां आती हैं और वो हमारे ही पाकिस्तान के मैकेनिक हैं जो उसको वापस से थोड़ी उसकी रिकंडीशनिंग करके वो बेचते हैं। वो यहाँ पर कराची में प्लांट लगना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कराची के सनतकार थे जिन्होंने नहीं लगने दिया। बिल्कुल ऐसे ही, आई एग्री ऑन दैट। और मोनोपोली को, सॉरी सायरा जी, मैं बस एक ब्रेक ले लूं जरा, बस 1 मिनट जी। बाबर नदीम साहब थे। बाबर नदीम साहब कौन लेकर आए जो आके पेट्रोल की कीमतों को, यहाँ पर एक दिन पेट्रोल नहीं मिलता होता था। फिर के इलेक्ट्रिक के आप उनका ताबिश गौर साहब पिछली गवर्नमेंट में आ गए। लाते हम खुद हैं और उसके बाद हम इल्जाम ढूंढते हैं और दूसरों को कहते हो आप फ्रेंचाइज हो, आप फ्रेंचाइज हो। बिल्कुल। तो मसला ये है कि अब अगर किसी ने काम करने का बीड़ा उठाए तो ये काम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सायरा जी, मैं चीनी पे भी आपसे बात करूं, मैं अभी आता हूं जी। चीनी पे मैं एक ब्रेक ले लूं जरा, बस एक ब्रेक ले लूं। चीमा साहब, ये आपने फ्रेंचाइज क्या करना, आपकी उन्होंने फ्रेंचाइज और फूड कोर्ट खोल दी है। एक ब्रेक ले ले जी नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आते हैं तो शहजाद चीमा साहब से इसका जवाब लेके मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मेरे साथ हैं सायरा बानो और शहजाद सईद चीमा साहब। चीमा साहब, फूड कोर्ट बना दी उन्होंने, आपको आपने फ्रेंचाइज कहा था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि बिजनेस कम्युनिटी आर्मी चीफ को मिलती है कराची, लाहौर, हर जगह पर, और वो कहते हैं जी हमारा ट्रस्ट लेवल नहीं है इस पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, इन पॉलिटिशियंस के ऊपर। सर, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है पूरी जमहूरियत के ऊपर। सर, अब पता नहीं इस गेमेज के किस तरफ से ये बात की गई है। इस तरफ से की गई होगी, पता नहीं। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक। तो अच्छा, आपको लग रहा है हो सकता है किसी और साइड से? तो क्रॉस द टेबल भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस पे क्या बात कर सकता हूँ। हाँ। अगर ट्रस्ट लेवल नहीं है तो इसके बगैर आपके मामलात कैसे चलते हैं? पॉलिटिशियन या सियासी जमातें वो जमहूरियत की वजह से ना, ठीक है। अगर जमहूरियत है, आपकी पार्लिमान है, आपका आइन है, आपका कानून है, आपकी अवाम है, जमहूरियत इज़ जमहूर ना, अवाम। अगर आपके अवाम है तो फिर ये सियासी जमातें भी उसी प्रोसीजर का एक इस पूरे साइकिल में उनका भी एक रोल है। ठीक है। आप उन पे अगर आपका इत्मीनान नहीं है तो आपका जमहूर पे ही इत्मीनान नहीं है। और ये बात जहाँ से भी आई, मैं तायद करता हूँ कि कहने वाले का जमहूर पे, अवाम पे एतमाद नहीं है, एतबार नहीं है, क्योंकि उसके लिए अवाम जौन सी है वो सिर्फ
खून पसीना देने के लिए है, जवाब में उसको आपने कुछ नहीं देना। उसने जहाँ से भी ये बात आई, उसने अवाम से सिर्फ उनके हकूक़ सलब करने हैं, उनकी मीशत की तंगदस्ती देखनी है, मतलब वो वहाँ तक पहुँचाना है। और अवाम किसी भी डिसिप्लिन की हो, मज़दूर हो, काश्तकार हो, बेघर हो, वो कोई भी आम तबका, इंडस्ट्रियलिस्ट। पहले आपके पहले जो सेगमेंट था उसमें मैम ने सारी की सारी पहले डाल दी सियासतदानों पर कि मुल्क यहाँ तक पहुँचा, और पहले ही सेगमेंट के सेकंड हाफ में उन्होंने सारे का सारा डाल दिया इंडस्ट्रियलिस्ट पे। ठीक, प्रोग्राम अगर 90 मिनट चला तो मेरा ख्याल है सारे इसमें आ जाएंगे, शी विल ब्रिंग देम इन। और टाइम नहीं जाएगा ताड़ा ख्याल है बाहर, मैं कहना टाइम ना लैंड। ओके ठीक है, हाँ, वक्फे ना लैंड, हाँ, हाँ ठीक है। तो सर ये बात ये है कि यहाँ तक देखें, चार्टर कब किया जाता है? जब किसी एक फर्द, किसी एक इदारे, किसी एक सियासी जमात या किसी एक विजडम से मामलात आगे ना चल रहे हो, तो यू रिक्वायर अ कलेक्टिव विजडम ना, कलेक्टिव विजडम फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमी टू ब्रिंग दिस कंट्री आउट ऑफ दिस जो इस दलदल में जो जहाँ पे जाके फंस चुकी है। ठीक है, तो उसके लिए अब आप सबको बैठना पड़ेगा। आप ना बैठें, आप वक़्त का ज़िया करेंगे। आप इलेक्शन की 60, 90, 120 दिन की बात हो रही है। मैं कहता हूँ अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट को बुलडोज करके अगर आप 90 से 91 दिन पे ले जाते हैं या आगे लेके जाते हैं, तो क्या ख्याल है कि आपका कि एनीबडी हैज़ अ मैजिक इन हिज और हर हैंड्स कि जो कि इन मामला। सर जी सर्कस पे जाते हैं ना, 5 बॉल्स के साथ वो खेलता है और हम सारे तालियां बजाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 35 बॉल्स हैं जिनके साथ 2 हाथों ने खेलना है। वो 2 हाथ कैसे खेलेंगे, किसके हाथ होंगे? ठीक है, तो आप चीनी को कंट्रोल करेंगे, आटा स्लिप कर जाएगा। आटे को कंट्रोल करेंगे, सीमेंट स्लिप कर देगा। सीमेंट को कंट्रोल करेंगे, ऑयल, एडिबल ऑयल स्लिप कर देगा। फ्यूल को करेंगे, गैस स्लिप कर देगी। तो सर इसलिए ये अब जितनी जल्दी आप इलेक्शन करा के आप अपनी पार्लिमान जो जिसको मर्जी अवाम लेकर आए, सर लेट द मैसेज ऑफ योर कंट्री डिसाइड कि हु इज एलिजिबल। ठीक है, एतबार बिल्कुल उठ चुका है। अच्छा, लेकिन जीवन साहब मुझे एक चीज बताएं, माफिया कब स्ट्रांग होता है? जस्ट रैंडम क्वेश्चन, कब आप सर माफिया सिर्फ एक शक्ल में स्ट्रांग होता है, जब उसे कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन मिलती है। ठीक, और जब ऑन अ फेयरर नोट। ठीक, और जब आप ऐसा फील करें कि जिस सिस्टम के अंदर हम चल रहे हैं वहां पर ऐसे लूप होल्स हैं या ऐसा लैप्स है कि उसका फायदा वो उठा सकते हैं, तब माफिया बनता है। सर जी इट इज अ 2-वे प्रोसेस। ठीक, आप साहिबे आपके पास इख्तियार है, ठीक, और मैं काम करता हूं। Exactly. ठीक है, या आप मुझे मशवरा देंगे कि यार तू की सीधा सीधा काम ते लगे हुए हैं, तू इंज कर ना, ते फिर तू वेख 7 अप तू पेप्सी पा ना, मिलनी जरूरी 7 अप पेप्सी पा ते वेख व्हाट अ फ्लेवर यू विल एंजॉय। ठीक है, और अगर आप नहीं करते हैं तो मैं आपके पास आता हूँ, सर आप ये क्या कर रहे हैं? ठीक है ना, आप जरा ऐसे कराएं ना, तो फिर आप देखें कि जॉनसी है आपकी फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है ना कि सिस्टम ने सपोर्ट कर दिया, सब ऑक्सीजन आई है, और सिस्टम को चलाने वाले हम लोग हैं, मींस जो हुक्मरान हैं, जो आप लोग हैं, जिन पे सियासतदान बैठते हैं, जिनमें ब्यूरोक्रेसी है, जिनमें बाकी के तमाम एस्टैब्लिशमेंट है। सर ये पूरा टोकरा है सर। तो सर वो उन्होंने उनको रूम देते हैं तो वो बनते हैं ना जी। सर देखें, इट इज अगेन अ 2-वे थिंग। ऑक्सीजन मैं तो उसको कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से उसको कोई ना कोई ड्रॉप, कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई फैसिलिटेशन, वो वहां तक पहुंचती है तो कार्टेल बनता है, वहां तक पहुंचती है तो माफिया बनता है, और फिर वो माफिया इस मुकाम पे चला जाता है कि बाज़ औक़ात वो जो उसको सहारा दे के उन्होंने माफिया बनाया था, वो सहारों की उनको जरूरत ही नहीं रहती। ठीक, वो अदरवाइज मोहताज हो जाते हैं। सर आज आप किसी चीज को अक्रॉस बॉर्डर जाने से रोक रहे हैं, ठीक है, और उसकी रेट नीचे आ जाता है, तो क्या मेरा सवाल ये है कि उससे पहले वो क्रॉस बॉर्डर जाती कैसे? इंपॉर्टेंट, वेरी राइट, ये बात आपका ठीक है। अच्छा सायरा जी, 2 चीजें, एक चीनी, एक बड़ा ये अजीब सी सूरत हाल है। पहले पीडीएम की हुकूमत थी, अब वो तीरों का रुख जो है ना वो चीमा साहब की तरफ ही है, मेरा भी आपके साथ साथ। पीडीएम की हुकूमत थी, पीडीएम की हुकूमत को इस चीज़ पे कन्विंस किया गया कि जी चीनी हमारे पास वाफिर है,
आप इसको भेज दें। उसके बाद जब इंटरिम गवर्नमेंट आई तो पता ये चला कि जी चीनी की तो अब किल्लत हो गई है, तो अब वापस आप इसको मंगवाएं। इस पूरी सूरत हाल में डबल सेंचुरी पूरे पाकिस्तान में 230 प्लस के ऊपर चीनी गई। ये इस पूरे में एक कार्टेल का नाम आता है। और उसके बाद आपको याद होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो उस वक्त के वजीर आजम और जहांगीर खान तरीन के दरमियान जो मेन इशू था वो भी चीनी का ही था। तो ये चीनी हमारे मुल्क के अंदर काफी मिठास के अलावा काफी तलखियां भी लेकर आई है। अरे चीनी का तो झगड़ा है, चीनी तो बड़ी कम डिश है। ये इतने सारे चूटे पे एक बंदे का बड़ा मजे का, मैं अभी सुन ही रही थी, फिर आपका प्रोग्राम शुरू हो गया, शायद जैगम अहमद या जैगम खान नाम है। अच्छा जी। कि इस चीनी की वजह से सुनामी आया, इस चीनी की वजह से नून चौकाफ निकली, इस चीनी की वजह से ये झगड़ा हुआ। चीनी पे तो दोस्त दुश्मन हो जाते हैं। चीनी पे तो बहुत झगड़े होते हैं। तो वो क्या कहते हैं, आपने कहा कि ये चीनी ना, तो ये मैंने लिखा हुआ था, ये नाम खाली लिखे हुए थे जी कि चीनी। आप मुझे बताए बेचारे, वो कोई भी आम सा बंदा आप ले ले, अकरम टांगे अला या अशरफ बर्फा वाले भी थे, शुगर मिल नहीं हो सकती ना। ओनली ग्रुप 6-7, जरदारी साहब 10, जहांगीर तरीन 6, खुसरू बख्तियार, हमाद अजहर, जका अशरफ, शरीफ खानदान, हुमायूं अख्तर, फैसल मुख्तार, मोहन सिलाई, अब्बास सरफराज, मखदूम अहमद, महमूद सरदार, दरेशक। इसमें आप मुझे कोई अपने और मेरे जैसा नाम बता दें। तो माफिया कितने जो तो शुगर मिली थोड़ी, तो कौन सा माफिया? माफिया तो बजाते खुद यही है शुगर मिल पे। ये तो मिसाल होती है ना, कभी कोई ऐसे होता है तो हम लोग बोलते हैं बैठ जरा, हमने तेरी कौन सा शुगर मिलें चल रही है, ये बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। तो देखिए कि ये शुगर कितनी अहमियत की हामिल है। और बाकी शुगर का मेरा थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि मेरे घर में 4 किलो चीनी इस्तेमाल होती है। कोई भी घर आप उठा लें 4 से 5 किलो इस्तेमाल होती है। सही। मैं अपनी बात कर रही हूँ, 200 रुपए किलो भी होगी तो मैंने महीने भी 800 रुपए की चीनी पड़नी है। चीनी इस्तेमाल होती है बेकरी में, मिठाई वाली दुकान, जूसेस में, कोल्ड ड्रिंक्स जो आपकी यहाँ पर है, जो गंद बला यहाँ पर गुर्दे फेफड़े खराब करने के लिए बन रहे, उसमें चीनी इस्तेमाल होती है। घरेलू सारफ तो 4 किलो से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता। तो इनको आपने सारी सब्सिडीज वगैरह ये वो सारा कुछ किया। दूसरा क्या था, सॉरी एक तो मैं पता नहीं बात करते करते कहाँ निकल। सारा जी आपने दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक बड़ी शार्प ब्रेक का कहा जा रहा है जी। एक बिल्कुल स्मॉल ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो सारा बानो से ही जवाब लेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी सारा जी जरा जवाब दीजिएगा, चीनी हो, डॉलर का रेट नीचे लेकर आना हो, इन्वेस्टमेंट लेकर आनी हो मुल्क के अंदर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सब कुछ कर रहे हैं, लीड फ्रॉम फ्रंट कर रहे हैं, अब इससे ज्यादा क्या करे आर्मी चीफ पाकिस्तान का आपके लिए? तो देखिए ये तो आप हम सियासतदानों की नाअहलियां है ना। मैंने एक दफा कहा था, मैं एक किताब में पढ़ा था, मुश्ताक यूसुफी साहब की किताब है खाकम बदहन, उसमें मतलब लिखा हुआ है, और मैं भी बोल रही हूँ खाकम बदहन, कि जो हम लोग होते हैं ना कि वो जिस वक्त हमारे खेमे में कोई ऊंट आ जाता है तो फिर ये खसियाना मुंह लेकर बाहर निकलते हैं और एक कोई और दूसरा रब्बी ऊंट ढूंढते ताकि उसके कंधे पे सवार होकर अपना खेमा ले सके। तो ऐसी हरकतें ना किया करें ना ये लोग। जिस वक्त आप अपनी सब चीजों का वो करते हैं तो जाहिर है अभी 16 माह इन्होंने कहा हमने सियासत में रियासत बचाई है। होना तो ये था कि जो आज आर्मी चीफ सारे इकदाम कर रहे हैं, ये सारे ये पीडीएम के ये जो गवर्नमेंट आई थी ये सारे इकदाम करती कि रियासत हम ऐसे बचाएंगे, हम इन सारे माफिया के खिलाफ जंग लड़ेंगे और हम ये करेंगे। और उसके बाद वो बीड़ा उठाते, पूरी आवाम उनके साथ होती और फिर उनको वो होता कि हाँ इन्होंने अपनी सियासत कुर्बान कर दी और रियासत बचाई है। इन्होंने इतने मुश्किल फैसले लिए, आके नैब के केसेस खत्म करवा रहे हैं, ईवीएम खत्म करवा रहे हैं, ओवरसीज वो करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। ये पूरे माफिया अभी जो कह रहे हैं कि ये माफिया, भाई माफिया के बाहर से तो आते ही नहीं है। आप टोबैको का ले लें जी, ठीक है, टैक्स चोरी में सबसे पहले आप वहां पर देख लें, पेशावर में पूरी फैक्ट्री पेशावर में बनी हुई है, गेट इलाका गैर की तरफ है, टैक्स नहीं देना इसलिए कि उसका गेट उस तरफ है। वो सारे हमारे सेनेटर्स और माशाल्लाह हमारे सारे कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे बिल्डर्स, हमारी सब चीजें वो सब आप सेनेट में और आप लिस्ट निकाल लें कि सब वहां पर जी। और जो अभी कहा था कि जो चीज आप उठा लें,
अगर आप बीच में मुर्गी की कीमतें बढ़ी है, वो बढ़ी, वो आपको पता है कौन है। बिल्कुल। और उसके बाद भी पोल्ट्री फीड की कीमत बढ़ी, वो आप बताएं कौन है। चीनी का मैंने आपको नाम गिनवा दिए कि यहाँ पर चीनी माफिया कौन है, सबकी 8-8, 10-10 शुगर मिल, इसके ऊपर लड़ाइयां होती हैं। तो मुझे एक फिक्रा याद आया आज के लिए कि एक शुगर मिल की कीमत तुम क्या जानी हो मंसूर बाबू, कि एक शुगर मिल की क्या कीमत होती है। 8 दिसंबर को मेरे साथ फ्लाइट पर 10 लोग थे। मैंने ऐसी गुफ्तगू में पूछा तो पता चला वो सब शुगर परमिट लेने के लिए आए हैं। मैंने कहा शुगर परमिट क्या? तो उन्होंने कहा वो करनी है हम लोगों ने ना, एक्सपोर्ट करनी है। तो मैंने कहा हमारे पास इतनी चीनी है, क्योंकि ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं 3.5 साल पहले की बात बता रही हूँ कि यहाँ पर कुछ है आपकी जो होती है जान पहचान, या पोर्ट पर 3 छोटे बहरी जहाज आए थे, हाँ जी, चीनी के भरे हुए, और वो कराची के किसी गोडाउन में उसको डंप किया था। तो मैंने कहा चीनी की किल्लत है। मैंने जाके खुसरो बख्तियार साहब से पूछा आफ्टर पार्लिमानी कमेटी मीटिंग, मैंने कहा खुसरो साहब चीनी की किल्लत होने वाले? नहीं हमें तो नहीं पता, हमें तो नहीं, हम तो ये वो यूं करके। बाद में पता चला 20 दिन बाद चीनी की किल्लत, बाहर मंगवा रहे। वो जहाज तो पहले आके गोडाउन में थे, खड़े थे। बिल्कुल सही। आप यहाँ पर आप किससे बात करें? मुझे तो बाबुल के खुसरो बख्तियार साहब की वीडियो वहां पर आ रही थी, उनकी वो इतनी शुगर मिल और सारी आग, मुझे बताए आप किसके खिलाफ कदम उठाएंगे? किसके खिलाफ है? सारा जी मुझे जरा ये चीज बता दी। ठीक, मुझे सारा जी जरा चीज लेके जाने दीजिएगा। चीफा साहब मुझे एक चीज समझाएं, आर्मी चीफ सब कुछ कर रहे हैं, इनिशिएटिव, इन्वेस्टमेंट, पैसे लाने, रेट नीचे कराने, करेंसी को मैनेज करना, चीनी को पकड़ना, क्या समझे हम इस चीज को? और इलेक्शन की बातें आप लोग कर रहे हैं। पंजाबी कहते हैं कि मैं फिर ना ही समझा। चाहे साहब मैं फिर ना ही समझा। ठीक सर, चीनी की बात हो रही है, बाकी चीज़ों की बात हो रही है कि कभी किसी ने सोचा कि खाद के क्या हालात है? नवा कट्टारा खोल दे बस कर। सर आपको नहीं, मैं काश्तकार हूँ बुनियादी तौर पर, ठीक है सर। 3100 रुपए की बोरी, 3100-3200 रुपए की यूरिया का जो बैग है, लाजम इनपुट है ना हर क्रॉप के लिए। 4500 रुपए में सर आपको मिल रही है। जो चीज़ तो आपकी मुल्क से चली गई, बड़े मजे की एक्सपोर्ट्स है सर हिस्टोरिकली, कि आपकी एक्सपोर्ट हो गई और 1 घंटे के बाद आपकी जौन सी है ना गुड्स डिक्लेरेशन, जिसे जीडी कहते हैं कस्टम की जुबान में, 1 घंटे बाद वो वापस भी आ जाती है। ठीक है, ठीक। तो खाद के सर हालात ये है सर, मेरी वालदा इंसुलिन डिपेंडेंट है पिछले 30 साल से, उनका इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं मिल रहा, लाइफ सेविंग ड्रग्स आपकी नापैद हो चुकी हैं। ठीक है, जो चीज़ें मौजूद हैं, कार्टेल माफिया, ये कार्टेल माफिया है, ठीक है, जो आम हर इंसान को मुतासर कर रहे। तो इसलिए मेहरबानी करके आप साहब बिल्कुल इन चीज़ों को इंश्योर कराएं। इदारे हैं, अब सर ये इम्प्लीमेंटेशन होनी जरूरी। सर ये जो ब्लैक मार्केट है, खाद की जो बोरी पड़ी है, ठीक है, उसको पकड़े, उसको आप अंदर रख के, तो आपने 1300 रुपया 1500 रुपया एक बैग पे आप कमा रहे हैं। तो क्यों कमा रहे हैं आप, और कौन कमाने दे? पॉइंट आ गया। सारा जी 10 सेकंड्स है, मुझे बता दे कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको? खुदा के लिए उम्मीद कोई जरूर अच्छी दे जाएं। पिछली दफा भी आप उम्मीद नहीं देकर गई थी, आप कह के गई थी नहीं कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। कोई है, हालात है मुल्क के ठीक होने के? नहीं तो देखिए, हम लोग तो उम्मीद पर ही कायम है ना, उम्मीद दा दीवा बाले रखियो, तो इंशाल्लाह ताला होगा। बाकी ये जो अभी आपने कहा ना कि ये सब जाहिर है, जब इन लोगों ने नहीं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई ना, मैं सियासतदानों की बात कर रही हूँ, फैमिली प्लानिंग नहीं करनी थी ना, बच्चों को खुद अपनी जोरे बाजू पे कमाने देते, उनके क्या परपोतों के लिए भी इकट्ठा कर जाना था हम लोगों ने, कि हर चीज के ऊपर हमारी नजर के सोलर पैनल भी हमारी राल टपकती है कि वो हमसे न रह जाए, मुर्गियां भी न रह जाए, दूध भी न रह जाए, दवाइयां भी न रह जाए। दवाइयों में क्या है? क्यानी साहब पर क्यों नहीं उठाया? आज क्यानी साहब आईपीपी में थे, मैंने तो जो उनको देखा था कि आते जो 40 करोड़ का सारा कुछ हुआ था, दवाइयों में क्यों वो नहीं होता? क्यों हम जेनरिक नेम पर मेडिसिन नहीं दे सकते? ये ड्रैप वाले तो अब आपके सामने सबसे बड़ा माफिया ये है, जो चीज उठाए वो माफिया है। बिल्कुल सही। तो जो यहाँ पर आपने फ्लाइट पर देखे होंगे पूरे पीसी बुर्बन बुक होते हैं मेडिकल रैप के लिए, क्यों भाई ऐसा कौन सा कर दिया? तभी कहते हैं कि कराची में डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे दवाई नहीं दी जाती, मेडिकल रैप की क्यों? मेडिकल रैप, तो ये सब सफाई की ठीक हो गया, तेजाब से गुस्ल की पॉइंट आ गया जी। सायरा बानो, थैंक यू वेरी मच। शिवा साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।